हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का एक और रूल, कॉम्प्लेक्स। पहले ही जानेंगे कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स जब एक टेंस से ज़्यादा टेंस को मिलाकर हम बनाते हैं, मतलब दो सेंटेंस को जब बनाते हैं मिल करके, तो उसको बनाने के दो तरीके होते हैं मेनली, तो वरना तीन बोलते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सिंपल हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स तीन तरह से बनते हैं, तीन क्लॉज के द्वारा बनते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, कितने? तीन क्लॉजेस के द्वारा बनते हैं। अब चूंकि दो टेंस है, सेंटेंस, दो सेंटेंस है और दो को मिलाकर हमें एक ही बनाना है, दो को मिलाकर हमें एक ही बनाना है। तो हमें ये देखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में एक मुख्य सहायक या उपवाक्य होता है, दूसरा होता है सहायक उपवाक्य। और ये तीन तरह से बनते हैं। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी होती है वो तीन तरह की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और इनको भी छोड़ो, सब सीधी सीधी भाषा में बोलें तो जब दो वाक्य आपस में जुड़े या उनमें से कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक ना हो, तो ये रूल बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे, जब दो सेंटेंस को मिलाकर जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं और बीच में की शब्द आता है, तो हम उसके लिए दैट लगाते हैं नॉर्मल में, साधारण वाक्य में। अगर उसमें प्रश्नवाचक हो तो हम कोई क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, है ना। अब जैसे नॉर्मल ये ले लीजिए, यह सत्य है कि तुम्हारा भाई चतुर है, तो इट इज ट्रू दैट योर ब्रदर इज क्लेवर। तो की के लिए हमने दो जो सेंटेंस है उनको जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया है, दैट का यूज किया है। माताजी जानती थी कि लक्ष्मी बीमार थी, तो मदर न्यू दैट लक्ष्मी वॉज इल। अब इनको हम नाउन क्लॉज बुलाते हैं, जो इस तरह के वाक्य होते हैं उनको हम नाउन क्लॉज बुलाते हैं। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड था, ये कैसे है बेटा, अफर्मेटिव है कि इट इज ट्रू दैट, मदर न्यू दैट, है ना। तो दोनों वाक्यों को हमने किससे जोड़ दिया, दैट से जोड़ दिया। सेंटेंस को, दो सेंटेंस को, मैं जानता हूं लक्ष्मी बीमार है, तो मैं जानता हूं कि लक्ष्मी बीमार है ना। अब मैं नहीं जानता रमेश कहाँ रहता है। अब जब पीछे वाला प्रश्नवाचक हो तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। जैसे अगर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ रूल्स को पढ़ेंगे, तो ये कोई लिखा है नोट, ऐसे हिंदी के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, किंतु इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो रूल्स पहले इसको समझेंगे, फिर रूल्स को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क हमें कहाँ लगाना चाहिए, हमें कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो आई डोंट नो वेयर रमेश लिव्स। अब यहाँ पे जो वेयर का मतलब यहाँ कहाँ नहीं बनता है, यहाँ का मतलब, यहाँ वेयर का मतलब हो गया कहाँ। नॉर्मली हम वेयर का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ के लिए करते हैं। अब यहाँ पे वेयर का मतलब हो जहां, मैं नहीं जानता जहां रमेश रहता है। अब कह रहा है तुम्हें पता है रमेश यहाँ कब आया, तो डू यू नो व्हेन रमेश कम हियर। क्या तुम नहीं जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे। डू यू नो दैट डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो कुछ अनिल ने कहा वह सत्य है, वॉट अनिल सेड इज ट्रू। जहां हमारा कॉमा लग जा रहा है वहां से हमें समझ में आ रहा है कि एक हमारा नाउन क्लॉज है और एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। यानी दो को बोला, सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीन प्रकार के होते हैं, मैंने बोला था अभी, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो कुछ मास्टर साहब कहते हैं उसे ध्यान से सुनो या उस पर ध्यान दो, है ना। पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेज। अभी कुछ बना के देखेंगे आप, तो जैसे पहले में हम सीधा सीधा दैट लगाएंगे, दूसरे में भी हम दैट लगाएंगे, तीसरे में भी दैट लगाएंगे, चौथे में भी दैट लगाएंगे, पांचवें छठे में, है ना।
नॉर्मली दैट लगाएंगे। अब अगर हम आ जाए यहाँ पर 9वें में तो हम क्या लगाएंगे, वॉट लगाएंगे। अब जब अगर हम आए यहाँ 12वें पर तो क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि पृथ्वी गोल है? तो इसमें हमें वही लगाना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है और पीछे आगे डू यू, है ना, का यूज करना है। और अगर ये जो 14 वाला टेंस है, रमेश इस वर्ष काम करेगा या नहीं करेगा, तो ऐसे टेंस में आपने देखा है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं या नहीं वाले में हम इफ की जगह क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। तो कैन यू टेल वेदर रमेश, है ना, विल डू वर्क दिस ईयर, और नॉट नहीं लगाएंगे। अगर वेदर लगा दिए तो और नॉट नहीं लगाएंगे। अगर वेदर नहीं लगाया, इफ लगाया, तो हम क्या करेंगे बच्चा, फिर हम यहाँ पर और नॉट लगाएंगे, है ना। जो कुछ वह कह रही है वह सत्य है। तो बहुत ध्यान से आप इनके एग्जाम्पल पढ़िए, सारे एग्जाम्पल उसी पे बेस्ड है जो आपकी एक्सरसाइज है। अब नाउन क्लॉज का मतलब जानते हो ना, नाउन संज्ञा का क्लॉज है। ये किसका है, संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा तुम जानते हो कि संज्ञा कौन है ना, संज्ञा बताने की जरूरत तो नहीं है। एंड सेकेंड नंबर पे आता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में हु का प्रयोग, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव या हुम का ऑब्जेक्ट, ये सब आपको पता है कि हु एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है। क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ ये सब्जेक्ट का काम करता है। हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। और हु जो होता है वो पजेसिव केस होता है, रिलेशंस को शो करता है। तो हुज हमें कभी भी अकेला नहीं आता, हुज के साथ कुछ ना कुछ आता है। आपने देखा हुज बुक, हुज ये, हुज वो। ऐसे ही विच का भी प्रयोग हुज की जगह ही होता है, लेकिन ये विच का प्रयोग जो होता है हम हमेशा लाइफलेस चीज़ों के लिए करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं। और दैट का प्रयोग करते हैं सच का, या सच के बाद एज का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये पहले हम इनको जानेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर हमारे WH फैमिली से होते हैं या दैट से। इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनको रिलेटिव एडवर्ब्स बुलाते हैं। तो एडजेक्टिव में जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है इसको हम कहते हैं किसी की विशेषता बताना, किसी वाक्य के विशेषता बताना, चाहे वो वक्त को लेकर हो, जगह को लेकर हो, उसकी आदत को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यह वही व्यक्ति है जो कल यहाँ आया था। दिस इज द मैन हु केम हियर यस्टरडे। ये हु जो आया है बेटा वो जो के लिए आया है ना। यह वही व्यक्ति है कल यहाँ आया था। तो दो अलग अलग वाक्य हो जाएंगे, इनको बीच में जोड़ने का काम कर रहा है जो। अब जो किसके बारे में बात करी जा रही है, नाउन के बारे में बात करी जा रही है, यानी नाउन के बारे में बात करी जा रही है, साथ ही साथ वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो जब सब्जेक्ट के लिए हम किसी भी एडजेक्टिव वर्ब का या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट है तो हु करेंगे, ऑब्जेक्ट है तो हुम करेंगे, और पजेसिव केस है तो हुज करेंगे। जैसे दिस इज द मैन हु केम हियर यस्टरडे। यह लड़के वही हैं जिनकी पुस्तकें खो गई थी। These are boys whose books were lost. अब किताबें किससे रिलेट कर रही हैं, लड़कों से कर रही हैं, इसीलिए हम यहाँ पर whose लगा रहे हैं। ओके, which कब लगाते हैं, जब यहाँ पे किसी जानवर की बात होती, निर्जीव की बात होती है ना, किसी पेड़ पौधे की बात होती तो which लगा देते। लेकिन क्योंकि व्यक्ति की बात है तो हम यहाँ पे whose का यूज कर रहे हैं। यह वही लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। दिस इज द गर्ल whom everyone likes। अब लड़की को पसंद करते हैं तो पसंद कौन करते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो गया है ना। लड़की को कौन पसंद कर रहे हैं, लड़की सब्जेक्ट है, जो पसंद कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाया, हमने whom लगाया। दिस इज द गर्ल whom everyone likes। यह वही चिड़िया है जिसे राजू चुगाता है। दीज आर वर्ड्स विच राजू फीड्स। अब देखो यहाँ पर विच आ गया क्योंकि
पक्षियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? पक्षियों की बात हो रही है। और लड़के वाले में हुज आया क्योंकि वहां इंसानों की बात हो रही है। थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं। यह वही चित्र है जिसे तुमने कल खरीदा था। सॉरी, क्या यह वही चित्र है जिसे तुमने कल खरीदा था? इज दिस द पिक्चर दैट यू बॉट यस्टरडे? क्या यह वही पिक्चर है दैट की जिसे तुमने कल खरीदा था? जो मछली कल हमीद ने पकड़ी थी बहुत बड़ी थी। द फिश विच या दैट, दोनों में से हम दोनों किसी भी वर्ड का यूज करेंगे तो वो सही होगा। हामिद कॉट यस्टरडे कॉमा वॉज वेरी बिग। वह लड़का जो कल यहाँ आया था मेरे मित्र का पुत्र था। द बॉय हु केम हियर यस्टरडे इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। बेटा यस्टरडे के बाद यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, जो कि मैं टाइपिंग में शायद भूल गई हूँ करते टाइम पे, ठीक है, क्योंकि एक क्लॉज चेंज हो रहा है। यहाँ से इज द सन ऑफ माई फ्रेंड क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए और भी है, जो बच्चा सत्य बोलता है उसे सब प्यार करते। एवरीवन लव्स द चाइल्ड हु स्पीक द ट्रूथ, या द चाइल्ड हु स्पीक द ट्रूथ इज लव्ड बाय ऑल। हम एक, ऐसा नहीं है किसी सेंटेंस को हम एक ही तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम अदर वे से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जो मैंने किया है वही सही है। हो सकता है जो दूसरा कर रहा है वो भी सही हो, है ना, क्योंकि किसी चीज को करने का एक तरीका प्रॉपर नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला गलत है, या सामने वाला ये नहीं कह सकता कि हम गलत हैं। हाँ, मे बी दोनों सही हों, और होते भी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों सही होते भी हैं। जैसे मैंने कई सारे सेंटेंस को दो दो तरीके से बनाए हैं तो दोनों सही हैं। जैसे जिस लड़की को कल तुमने देखा वह मेरी छोटी बहन थी। द गर्ल whom you saw yesterday is my younger sister। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए। सबसे ज्यादा जो हमें घुमाता है, इसको जब हम पढ़ लेंगे बेटा, यहाँ से ये सारा एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे तो हम इनको ट्रांसलेट करके जरूर देखेंगे। ट्रांसलेट नहीं करेंगे आप तो सॉरी, आपको समझ में तो आना है नहीं फिर, क्योंकि सिर्फ चीज को पढ़ लेना, पढ़ना तो देखो सब जगह बहुत आसान होता है, उसको समझना टफ है। तो समझना ही है हमें। ग्रामर हमें समझ में नहीं आएगी, ग्रामर सिर्फ पढ़ने से हमें कभी समझ में नहीं आती। ग्रामर हमेशा जो है प्रैक्टिस मांगती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो ग्रामर में इतने वीक होते हैं और लगातार वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं ग्रामर में। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज की बेटा अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। एडवर्ब क्लॉज का मतलब है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब आपको पता ही है, क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव का आपको मतलब पता था, विशेषताएं बताना, ठीक है। अब एडवर्ब किस चीज का है? टाइम का है, रीजन का है, कंडीशन है, कंपैरिजन है, पर्पस है, इफेक्ट है, शो है, और इतने सारे एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ तो आपके लिए मेन वही एडवर्ब यूज किए हैं मैंने, जो कि नॉर्मली आप इंटर तक की क्लासेस में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कि शर्त प्रकट करने वाले सेंटेंस के दोनों पार्ट्स फ्यूचर में हों तो एडवर्ब क्लॉज का ट्रांसलेशन हम एक टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे और प्रिंसिपल क्लॉज का हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। या सीधी भाषा में मैं बोलूँगा आपको, इससे हट रूल्स बहुत टिपिकल तरीके से लिखे गए होते हैं और हम भी कितना कोशिश कर लें उनको ईजी वे में, इससे ज़्यादा ईजी वे में नहीं लिख पा रहे हैं। तो सीधा बोलूँ, जब कोई भी दो सेंटेंस मैं कल जाऊँगा तब मैं ये काम करूँगा ऐसे आ जाए तो दोनों को हम फ्यूचर में नहीं बनाते बच्चा। एक को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा और एक को हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना होगा। फ्यूचर, जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट में दो सेंटेंस एक साथ आ जाए तो एक को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं और एक को फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सेम वैसे ही जैसे पास्ट परफेक्ट में आ जाए, पास्ट परफेक्ट में जब दो सेंटेंस आते हैं कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था,
तब हम एक को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और एक को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। अब फिर ये देखते हैं कौन सा काम पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था। जो पहले हुआ था उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो बाद में हुआ था उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, है ना। तो जब दो सेंटेंस एक ही उसमें आ जाए, फ्यूचर में आ जाए, तो एक फ्यूचर में बनेगा और एक प्रेजेंट में बनेगा। अगर दोनों पास्ट में आ जाए तो एक पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा। यदि कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के साथ हम हैड और वर्ब की थर्ड का फॉर्म का यूज कर देते हैं। वैन के बाद कभी भी जब हम कोई कहें किसी सेंटेंस में जब शब्द आ रहा हो, जब मैं वहां पहुंचा तब वो वहां नहीं था, तो तब के लिए हम हमेशा कॉमा का यूज करते हैं, वहां पे देन का यूज नहीं करते हैं। और उस देन की स्पेलिंग होती है THEN। उस देन की स्पेलिंग होती है वैन वाले देन की स्पेलिंग होती है THEN। और कंपैरिजन वाले जो डिग्री होती है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है THAN। THAN का मतलब हम तुलना कर रहे हैं, THEN का मतलब तब की जगह हम कॉमा लगा रहे हैं। इतना के लिए सो और के लिए हम दैट लगाते हैं, जिसे हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं ना। आपने देखा है 11th में भी खूब सारा पेपर में भर के आता है, जिसे हम एडवर्ब रिमूव टू और एडवर्ब टू बुलाते हैं, है ना। ही इज टू ओल्ड टू रन प्रॉपरली, है ना। ही इज टू बिग। तो अब इतने रूल्स, उसके बाद हमें कहीं ऐसा ना हो, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ऐसे शब्द में कहीं ऐसा ना हो के लिए हम लीस्ट का यूज करते हैं, LEEST का। और लीस्ट के साथ चाहिए शब्द ना हो, होता भी नहीं है नॉर्मली, लेकिन हमें शुड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि के लिए हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं, यद्यपि के लिए ऑल्दो का, फिर भी के लिए फिर कॉमा लगा देते हैं। वैसे ही एज टू एज का प्रयोग हम ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई थी, है ना। जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो नो सूनर डेड करते हैं और कॉमा की जगह देन लगाते हैं। अब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स का सिलेबस है कि एक 15 या 20 मिनट की वीडियो में कवर होना मुश्किल है, लेकिन कोशिश की गई है कि समझ में आ जाए आपको। यदि तुम आगरा जाओगे तो तुम ताजमहल देख सकते हो, है ना। इफ यू गो टू आगरा कॉमा यू कैन सी द ताजमहल। इसका ये भी हो सकता है यदि तुम आगरा जाओगे तो तुम ताजमहल देखोगे, यदि तुम आगरा जाओगे तो तुम ताजमहल देखोगे। तो क्या होता बच्चा, तब भी यही होता है, इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। तो वो वही रूल आ जाता कि दोनों अगर फ्यूचर में, हिंदी तो दोनों फ्यूचर में दिख रही है, लेकिन इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो एक टेंस को हम किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे अगला दिया, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। तो आपने देखा इफ यू डोंट वर्क हार्ड, तो ये किस में आ गया, इफ यू डोंट वर्क हार्ड काय में आ गया बच्चा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ट्रांसलेशन हो गई, यू विल नॉट सक्सीड, है ना। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इफ यू कम आई शैल गो विद यू। इतना समझ में आ रहा है कि एडवर्ब क्लॉज में दोनों फ्यूचर में दिखे, हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसमें दोनों को फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। फिर हम जाएंगे रूल की तरफ, फिर एक बार हम देख लेंगे। वो कह रहा है यदि शर्त प्रकट करने वाले सेंटेंस के दोनों पार्ट्स फ्यूचर टेंस में हों तो एडवर्ब क्लॉज का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रिंसिपल क्लॉज का फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। इज दैट क्लियर? आप देखिए, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कंडीशन दे रहा है, पढ़ोगे तब पास होगे, पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जिसमें यदि लग रहा है वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज और बाद वाला है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए और एग्जांपल्स देखिए। जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं होगे।
नहीं होगी अगर हिंदी लिखी है तो हम यू विल लगा देंगे, और अगर ऐसे सकते हो तो हम कैन लगा देते हैं। अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। जब तक मैं ना आऊँ यहाँ, यहीं ठहरो, वेट हियर अंटिल आई कम। और जब तक मैं आऊँ यहीं ठहरो, तो अंटिल की जगह टिल कर देंगे। मेरे आने तक यहीं बैठिए, प्लीज सिट हियर टिल आई कम। देखो मैंने एक निगेटिव बनाया है और दूसरा पॉजिटिव बनाया है, कि टिल का मतलब है तक और अंटिल का मतलब है जब तक ना। ठीक है, इस स्थान से चले मत जाना जब तक कि मैं ना आऊं। डोंट गो फ्रॉम दिस प्लेस अंटिल आई कम। यदि वह यहाँ होता तो वह हमारे साथ जाता। अब ये कौन सा है? ये रूल नंबर 2 है, इमेजनरी है। इसको हम इतनी डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं और एक भी तरीका गलत नहीं है, ये भी जान लीजिए। चारों तरीके सही है। इफ ही वर हियर, देखिए किसी भी के साथ आई के साथ ही के साथ वर लग रहा है तो मान लीजिए वो सच्चाई से परे है, वो हमारे सपनों की बात है, वो हमारे इमेजिन की बात है। मतलब हम सोच रहे हैं ऐसा होता तो ये हो जाता है ना, बादल आ जाते तो बारिश हो जाती, गाड़ी होती तो मैं घूम आता, ये होता तो मैं ये कर लेती, या वो होता तो वो कर लेती। ये सिर्फ इमेजिनरी है। इमेजिनरी माने सच्चाई से परे। तो ऐसे टेंसों में हम इन्हें कई तरह से, इफ ही वर हियर he would not go with us। not नहीं आएगा बेटा, not गलत प्रिंट है इस पे, ठीक है। were he here he would go with us। if he had been here he would have gone with us। तो ये सारे जो है सब सही है, आप किसी भी तरीके से बना लीजिए। अब एडवर्ब क्लॉज का जो है वो शो कर रहा है कंपैरिजन, टाइम, प्लेस। मैं मतलब अब एक एक चीज के हिसाब से दिखाती हूँ। जब राम यहाँ आया, मैं उपन्यास पढ़ रहा था, क्या शो कर रहा है? टाइम। व्हेन रामा केम हियर, देन नहीं लगाते, अभी मैंने बोला था देन की जगह हम कॉमा लगाएंगे। आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, नॉट नहीं बेटा, नॉवेल, NO क्या, सॉरी, एक मिनट मैं इसको मुझे तो नॉवेल है। ये क्या है? ये नॉवेल है। आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। मैं तुमसे बड़ा हूं। आई एम ओल्डर देन यू। आई एम ओल्डर देन यू। वह इतना कमजोर है कि पास नहीं हो सकता। नॉवेल लिखना है इसका। तो जो सेकंड टेंस है, मैं तुमसे बड़ा हूं, ये कंपैरिजन हो गया, तुलना कर रहे हैं दो व्यक्तियों के, दो सामान के, दो किसी भी मटेरियल के, दो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम तुलना कर रहे हैं उसके गुण और दोषों की, तो वो कंपैरेटिव हो गया, यानी कंपैरिजन हो गया। वह इतना कमजोर है कि वह पास नहीं हो सकता। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास। तो ये भी हमारा क्या दिखा रहा है? ये हमारा रीजन दिखा रहा है। ईट लेस लीस्ट यू शुड फॉल इल। कम खाओ कहीं ऐसा ना हो बीमार हो जाओ, है ना। तो ये लीस्ट वाला रूल हमें दिखा रहा है, शर्त वाला, जिसे हम कहेंगे कंडीशंस वाला दिखा रहा है। अब वो कह रहा है मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा छोटा भाई बीमार है। आई कैन नॉट कम टूडे बिकॉज माई यंगर ब्रदर इज इल। अब ये कंडीशंस दिखा रहा है कि भाई बीमार है इसलिए हम नहीं आ सकते। ये प्रेजेंट की कंडीशन है। अगले वाले में आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज माई फादर, ये बीते हुए समय की कंडीशंस है। नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पिताजी बीमार थे।
मैं कल नहीं आ सकूंगा क्योंकि मुझे बाहर जाना। ये फ्यूचर की कंडीशन दिखा रहा है। आई शैल नॉट बी एबल टू कम टुमारो बिकॉज आई हैव टू गो आउट, या आई विलंट कम टुमारो बिकॉज आई हैव टू गो आउट। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। कभी कभी बहुत ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं, वास्तव में करते हैं, नहीं होता है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, ही फेल्ड दो ही वर्कड हार्ड। सबका मीनिंग हिंदी सेम टू सेम है बेटा। चाहे आप ऊपर वाला बना लीजिए, चाहे आप नीचे वाला बना लीजिए, चाहे आप मिडिल वाला बना लीजिए। अब मैंने बताया था जैसे तैसे, जो ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन चली गई थी। हम स्टेशन पहुंचने भी ना पाए कि ट्रेन चली गई थी। मतलब तो दोनों का सेम ही है। तो एज सून एज ही हियर द न्यूज, जैसे ही उसने खबर सुनी, ही इन्फॉर्म नहीं, उसने मुझे खबर कर दी। या ज्यों ही उसने खबर सुनी त्यों ही उसने मुझे सूचित कर दिया, या जैसे ही उसने खबर सुनी वैसे ही मुझे सूचित कर दिया। तो वो खबर सुनने भी ना पाया था कि उसने मुझे सूचित कर दिया। मतलब खबर सुनी और तुरंत उसने मुझे बता दिया। तो इसको हम एज सून एज का रूल बोलते हैं। और इसका नेगेटिव होता है नो सूनर डेड। एज सून एज के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब नो सूनर डेड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहां हो वहीं रहो, स्टे वेयर यू आर। चूंकि वह वहां नहीं था अतः मैंने उसके पिता से बातें की। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज फादर। जैसे मैंने रूल में बताया था, एज का प्रयोग करेंगे हम, या सो का प्रयोग करेंगे, है ना। मैं आऊंगा चाहे बारिश ही क्यों ना हो। आई शेल कम इवन इफ इट रेन्स, या इवन इफ इट रेन्स आई शेल कम। कैसे भी बना लीजिए इसको। प्रिंसिपल क्लॉज को आगे रख लीजिए, एडवर्ब क्लॉज के पीछे रख दीजिए, या एडवर्ब क्लॉज को आगे रख लीजिए और प्रिंसिपल क्लॉज को। लेकिन फ़र्क थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि अगर हम एडवर्ब क्लॉज को बाद में रखेंगे तो हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्ब क्लॉज को अगर हम पहले रखेंगे तो बाद में हमें प्रिंसिपल क्लॉज लिखने से पहले हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत आनी पड़ेगी। अब इनको ट्रांसलेट कीजिएगा। सारे रूल्स मैंने एग्जाम्पल्स में लिखे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ थोड़ा सा सही एप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ समझ में थोड़ा कम आया है या पसंद आया है, तो आपके सजेशंस हमेशा चाहिए। क्योंकि कुछ काम करने के लिए थोड़ी तारीफ तो चाहिए या मोटिवेशन चाहिए। तो आप जब तक नहीं बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस चाहिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए सही है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इसमें इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल बताइएगा। आपका वेलकम, बिल्कुल।